शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि यह सरकार जो दो पक्ष होता है, जो एक भौतिक पक्ष होता है, जनता का जिससे सीधे सीधे स्वार्थ जुड़ा होता है, उसका हित अपना सामने दिखाई पड़ता है कि उसके जीवन में आपने क्या सुधार किया। वो पक्ष यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। ये आध्यात्मिक पक्ष लेकर के चलते हैं कि मैं तुम्हारा पिछला जन्म सुधार दूंगा, अगला जन्म सुधार दूंगा, भगवान का राम भजन करो, हम तुमको मंदिर दे देंगे, हम तुमको जो ये शिवाला दे देंगे, हम तो कृष्णालय दे देंगे, अगला जन्म सुधारो, चल के वहां भजन करो। और उसी की अभिव्यक्ति आपको सामने दिखाई पड़ेगी कि ये जो श्वेत पत्र मतलब ये सफेद झूठ। अभी भी जो अपने मलिक साहब ने कहा कि इनका श्वेत पत्र सफेद झूठ है, सफेद झूठ। अरे आप बताओ ना कि आप क्या किए हो 10 साल में, ये बताइए आप कि आपने 10 साल में आप ही बता दीजिए कि आपने राम मंदिर बनवा दिया। आप जो ये पूरे बनारस को आप तोड़ करके बनारस कॉरिडोर आप बनवा दिए, या आप जो सो ये बाबरी मस्जिद गिरा करके आपने वहां पर एक भव्य अपना वो खड़ा कर दिया, और यहाँ पर आप ज्ञान वापी मस्जिद आप गिरा करके और जो वो स्वाभिमान को आप जगा देंगे, हिंदुओं की आप स्वाभिमान जगा देंगे। जो सही बात है जो तुमने किया है वो बताओ ना। तो ये लोग तो उसको बताएंगे नहीं। अबे क्या बता रहे हैं साहब कि श्वेत पत्र जारी है कि पिछली सरकार ने क्या किया था। पिछली सरकार ने तो अपना जो कुछ भी किया था पिछली सरकार के ही चलते आप शासन सत्ता में आए हैं, आप सरकार में आए हैं, अमन मोहन, और फिर वही प्रतीकों की राजनीति तुम आज भी कर रहे हो। भारत रत्न न हुआ, रेवड़ी की अपना रेवड़ी का भी बाप हो गया। आप केवल और केवल चूंकि आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए जो आप गालियां खाते रहे हो कि जिस आदमी के त्याग तपस्या आंदोलन ने तुमको ला करके यहां पर सत्ता पर पदारूढ़ कर दिया, तुमने उसकी घोर उपेक्षा की, उसको अपमानित किया, और उस अपमान का लाज रखने के लिए तुमने एक ऐसे आदमी को भारत रत्न दे दिया जिसने संविधान की अवहेलना की, जो संविधान का शपथ लेकर के उसका उसका पालन नहीं किया, उसके साथ अनाचार किया संविधान के साथ, आपने उसको भारत रत्न दे दिया। आपने भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर ठीक है, अब वो दलित शोषित ये वर्ग के लिए उन्होंने काम किया था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को तुमने भारत रत्न दिया एक सौदेबाजी के तहत कि आप बिहार की सरकार को गिरा सके, बिहार में आप अपनी सरकार को बना सके। इतने दिनों से हम सारे लोग मांग कर रहे थे, और ये एक खास करके समाजवादी समागम हमारा साल भर से इसके लिए पूरा मूवमेंट चला रहा था, लेकिन आपने कहा कि क्योंकि नीतीश कुमार ने उसके पत्नी है, हम उनके चलते हमने कर्पूरी ठाकुर को हमने भारत रत्न दे दिया, और उसको करके उस बेवकूफ नीतीश कुमार को आप तोड़ करके अपने पाले में आप खड़ा किए, और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार की राजनीति को आपने शून्य का, आपने रसातल में उसको पहुंचा दिया, और वही काम आप फिर करने जा रहे हैं। आपने चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दे दिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आपने उनको क्यों दिया? आप उनको इसलिए दिए कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जो मानसिकता थी, जो उनकी मांग थी, जो उनका सिद्धांत था, आप उस पर तो चले नहीं। किसान 13 महीने तक डटा रहा, 750 किसान मर गए आंदोलन में, और उन किसानों के साथ आपने जो वादा किया था आप उसको पूरा नहीं किए। उन किसानों को अपनी जीप से रौंद करके मार देने वाले मंत्री को आप अपने बगल में आप बैठाए हुए हो, और आपने बहुत बड़ा तोप मार दिया, आप उनको भारत रत्न दे दिए। तो भारत रत्न आपने किसानों के सम्मान के लिए नहीं दिया, आपने भारत रत्न का भी सौदा किया। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देकर के आपने सौदा किया, और सौदा क्या किया कि उत्तर प्रदेश में जो एक मजबूत गठबंधन बन रहा था, इंडिया गठबंधन बन रहा था, जाट लोग आपसे इतना नाराज थे, जाट और मुसलमानों के बीच वो जो आपने जो नफरत की आग जलाई थी, उस आग को ठंडा करने के लिए आपने इसी
इस गठबंधन के एक दल को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए आपने सौदा किया और आपने चौधरी चरण सिंह को दे दिया। उसी तरीके से ये आपने स्वामीनाथन को दिया। जो चीजें हैं, जो किसानों के हित की बात आप बताओ ना, कि आपने इनको भारत रत्न क्यों दिया, और भारत रत्न आपने इन्हें जिस लिए दिया वो मकसद कहां है, उस मकसद के लिए आपने क्या किया? आपने किसानों को उनकी आय दोगुनी की, आपने उसे एमएसपी दिया, आपने उस किसान के हत्यारों को आपने दंडित किया? तो नहीं साहब। और कांग्रेस भी क्या है, कांग्रेस भी लाती है तो वो ब्लैक पेपर लाती है। अरे ब्लैक पेपर आप भी बताओ कि आपने भी क्या किया है इतने दिनों में, इतने सालों में। अगर बता सको तो बताओ, लेकिन तो एक आम तो अपोजिशन को होता नहीं है। फिलहाल मौजूदा दौर में जो सत्ता पक्ष में है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि 10 साल में आपने क्या किया। अपोजिशन तो आपको बताएगा कि जो आपने कहा था, जिस आधार पर आपको जनता ने आपको ये चुन करके भेजा था, जिस आशा विश्वास के साथ, आपने वो नहीं किया। वो आईना, वो आपका स्याह पक्ष दिखाने का काम किया है मुख्य अपोजिशन कांग्रेस ने। तो अगर आपको श्वेत पत्र देना ही है, अगर आपको करना है, तो आप बताइए ना कि कांग्रेस जो बात कह रही है, या देश को आपने जो आश्वासन दिया था, जो उम्मीद बनाई थी, उस उम्मीद पर आप कितने कदम चले, आपने उसको क्या लाभ दिया? तो इन सारी स्थित परिस्थिति में ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों का ये जो चुनाव है, उस चुनाव में इस सत्तारूढ़ दल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि हमारा प्रधानमंत्री सदन में भी नहीं बोल पाता। अच्छा, सदन में जाता है, आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। अविश्वास प्रस्ताव में जो पॉइंट आपको इंगित किया गया था, आपने उस पर तो आपने जवाब दिया नहीं। आप वहां अनाप शनाप तरीके का, हम आ जाएंगे, हम 56 इंच का सीना है, हम अकेले भारी है। अरे ये क्या होता है? जो आपके ऊपर आरोप लगे थे, आप उस आरोप का जवाब आप क्यों नहीं दिया? आप उसका आप उस आरोप का जवाब, आपकी संख्या है सदन में, इस बात को सब लोग जान रहे हैं। आपकी सदन तो आप कुछ नहीं बताएंगे, कौन सा गणतंत्र फिर होता है? फिर ये संसद का मतलब क्या है? मुख्य अपोजिशन दल का एक नेता आपसे पूछता है कि 28,000 करोड़ रुपए किसके थे, उसको बताओ। तो श्वेत पत्र में उसका जवाब दो, आप सदन में उसका जवाब दो। तो सदन में चूंकि उन सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है, तो आप उस सदस्य को ही आप सदन से बाहर कर देंगे। तो आने वाले दिनों का यह चुनाव की ये घोषणा होने से पहले जो चीज दिखाई पड़ रही है कि अब तापमान पराकाष्ठा पर जाने ही वाला है, या लगभग जा चुका है। यह श्वेत पत्र और ब्लैक पत्र का, ये स्याह पत्र का ये जो द्वंद्व है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद तिवारी जी। अब हम फिर चलते हैं मलिक जी के पास। मलिक जी, चर्चा झूठ का पुलिंदा, यानी सफेद झूठ वाला श्वेत पत्र और काला सच, सफेद झूठ और काला सच, ये दो श्वेत पत्रों और ब्लैक पेपर पर चर्चा हमारी चल रही थी। तमाम साथियों ने इसे कहा है कि मोदी सरकार की साजिश है। मलिक जी, आखिरी टिप्पणी आपकी चाहेंगे कि इसका क्या चुनावी असर गिरेगा? जिस तरह से मोदी जी ने उम्मीद लगाई है श्वेत पत्र के जरिए तमाम उन मुद्दों को उघेड़ने की कोशिश की है जो मनमोहन सिंह की या यूपीए की सरकार के कारण रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की है श्वेत पत्र के जरिए। तो क्या यह श्वेत पत्र चुनाव में कोई लाभ दिला पाएगा भाजपा को? मलिक जी। मंत्री जी, ऐसा है कि भाजपा को जो चुनाव में फायदा उठाना था, उसकी एक हवा तो उन्होंने बना ली है। और ये
बाकी जो थोड़ा बहुत इधर इधर उधर कुछ बाकी रह जाए तो उसकी पूर्ति के लिए इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया है। ये तो सोचते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के सवाल पर ही ये चुनाव जीत जाएंगे। इन्होंने हमारे इष्ट देवता राम को, भगवान राम को इन्होंने अपना इलेक्शन एजेंट बना दिया है। तो आप समझिए कि इस मायने में थोड़ी बहुत जहां पर जिसे कहते हैं कि पूर्ति करनी थी, थोड़ा बहुत गैप्स रह गए थे, उन गैप की पूर्ति के लिए इन्होंने ये व्हाइट पत्र जारी किया है। और दूसरा, ये व्हाइट पत्र इनके डिस्परेशन को शो करती है। डिस्परेशन, बहुत ज्यादा डिस्परेशन है। इसका मतलब है कि ये सब करने के बाद भी ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। एक चीज की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा, आज अखबारों में है और कल से ये है, कल केरला के मुख्यमंत्री विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, ये सारे लोग दिल्ली में आए हुए हैं और वो अपनी मांगों को लेके आए हैं कि हमारे सूबों को जो धन प्राप्त होना चाहिए, जो आवंटन होना चाहिए, वो आवंटन नहीं हो रहा है और ऊपर रोक लगाई जा रही है। बल्कि हम अगर अपने यहाँ कुछ विकास का कार्य करना चाहें तो उसके लिए अगर हम अगर बोरोइंग करना चाहें तो उस बोरोइंग पर भी रोक लगाई गई है। ये केरला के मुख्यमंत्री विजयन साहब का कहना है। इसमें पूरा दक्षिण भारत लगभग आता है। मुझे एक बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग और कर भी रहे हैं। एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है कि एक जमाने में मोहम्मद अली जिन्ना ने सांप्रदायिकता करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनवा दिया था और उसमें इनके गुरु और इनके जो एंसेस्टर रहे हैं, इनके जो पूज्य गुरु हैं, सावरकर जी और बाकी लोगों का बड़ा भारी उनकी भी भूमिका रही है। लेकिन आज जो जिस तरीके से व्यवहार ये कर रहे हैं गैर कांग्रेसी सरकारों को, या उन सरकारों के बारे में, मैं गैर कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, सूबाई सरकारों की तरफ से, और खास तौर से उन सरकारों में जिन सरकारों की इच्छा है कि वो डेवलप करें। अब आप, ठीक है, केरल की सरकार की जो भी आलोचना कर लें उसमें हमको कोई इतराज नहीं है। बहुत सारी आलोचना के पॉइंट हैं उनके यहाँ, विजयन के खिलाफ भी बहुत कुछ आलोचना हो रही, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 40-50 साल में केरल ने एक परफॉर्मेंस दिया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई है, यूनाइटेड नेशंस ने की है, तमाम दुनिया के संगठनों ने की है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसे सरकारों को आप जिस तरह से इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये असली देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक जमाने में सांप्रदायिकता के सहारे देश तोड़ा गया, ये अब आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन के माध्यम से देश को विभाजित कर रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक है, केवल चुनाव जीतने के लिए, कि भाई दूसरी जो सरकारें हैं, जो जहां दूसरे दल थोड़ा बहुत काबिज हैं, वो कोई विकास का काम न कर पाए तो उनको फाइनेंस कमीशन से जो जायज जो उनकी मांगे हैं वो भी न उनको पूरी की जाए। इसको करने का जो इन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है, और श्रीमती सीतारमन उसके डिफेंस में खड़ी हो गई हैं, और ऐसे बयानात आ रहे हैं कि केरल सरकार का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, जबकि इतना बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। भाई ठीक है, मैंने चीफ मिनिस्टर या दलों के परफॉर्मेंस खराब हो सकते हैं, कुछ नीतियां खराब हो सकती हैं, लेकिन केरला का ओवरऑल परफॉर्मेंस कोविड के वक्त में भी, उसके बाद भी, इकोनॉमिक रिकवरी में भी, और जो बाढ़ जैसे जब आए हैं तो उस समय जिस तरह से उन्होंने उसका सामना किया और जिस तरह से फिर से अपनी रिकवरी की, इन तमाम चीजों में उनको हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत खराब सरकार है। और भ्रष्टाचार के मामले में भी कोई एक बहुत ही एक साफ सुथरी सरकार ही मैं कहूंगा उनको। हाँ ठीक है, दूसरी समस्याएं बहुत सारी हैं वहां पर जिसको लेके हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो एक माहौल है, जो माहौल बनाया जा रहा है तमिलनाडु के प्रति, स्टालिन ने भी इस पे बयान दिया है। ठीक है, वो दिल्ली नहीं आए, लेकिन सिद्धरामैया दिल्ली आना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टरों का दिल्ली आना, ये मुझे याद आ रहा है बनारस में हम लोगों के प्रभु नारायण सिंह होते थे एक जमाने में, तो प्रभु नारायण सिंह अपनी सरकार को लेके, अपने अपने मंत्रियों को लेके, अपने एमएलए को लेके बाकायदे दिल्ली में धरना दिए थे।
तो आज वो करीब करीब 23, 35, 40 साल पहले की बात है। तो बड़ा एक अद्भुत नज़ारा था। आज फिर विजयन को मैं देख रहा हूँ, सिद्धरमैया को देख रहा हूँ मैं कि दिल्ली आना पड़ रहा है और साधारण जनता की तरह प्रदर्शन करना पड़ रहा है संसद के सामने। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक खतरनाक बिंदु है जिसमें श्री मोदी इस देश को तोड़ रहे हैं और इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव जीतने का तो सब उपाय वो करते ही हैं, जहाँ चुप रहना होता है, जहाँ उनके खिलाफ बातें उठती हैं वहाँ वो चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। हाई स्कूल में कैसे इम्तिहान दिया जाए लड़कों का, उसका कॉपी वगैरह जांचने की बात शुरू कर देते हैं कि वो ठीक करना चाहिए। चाहे अडानी का सवाल उठाइए तो हाई स्कूल बच्चों के इम्तिहान का बात उठाने लगेंगे। तो मोदी जी की तमाम तरह के नाटक हैं, उनके तमाम तरह की उनकी उनकी अदाएं हैं, लेकिन उस सब के बीच में जो एक ओवरऑल इस मुल्क में एक खतरा आ रहा है, उस खतरे को मैं कुछ देख पा रहा हूँ कि ये एक बड़ा ही खतरनाक दौर आने जा रहा है। एक तो फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, हमने 47 में जब आज़ादी पाई और 50 में जब हमारा संविधान बन के बना, तो हमने कम से कम न्यूनतम एक कमिटमेंट किया था कि हम एक फेडरल सरकार चलाएंगे। और जो आज विजयन ने कहा है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि इट इज ए यूनियन ओवर स्टेट्स है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट बयान है। ये इस तरह से केंद्रीय सरकार को एक डिक्टेटोरियल सिस्टम के यंत्र के रूप में डेवलप करना चाहते हैं अगर ये चुनाव जीतते हैं। उससे हमको लगता है कि एक खतरा, बहुत बड़ा खतरा इस देश में आने वाला है और हमको उसकी तरफ भी ध्यान रहना चाहिए। वो केवल साधारण इनके बजट या श्वेत पत्र या हमारे ब्लैक पत्र से भी वो बात सुलझेगी नहीं। एक बहुत बड़ी एक बीज रोपण कर रहे हैं ये देश के विभाजन का, श्री मोदी, श्री शाह, सीतारमन और ये सारे लोग बैठ के कर रहे हैं। पूरा संघ परिवार इसको कर रहा है। ये इनकी लंबी योजना रही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को इन्होंने दिया भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी जब मोहम्मद अली जिन्ना के समाधि पर गए थे तो समाधि में जाने के बाद उन्होंने बाकायदे जो बयान था उनको कि मैं नमन करता हूँ इस आदमी का कि जिन्होंने एक राष्ट्र बना लिया। जो जो बयान था बड़ा खतरनाक बयान था, उसको संघ परिवार को भी पचा नहीं पा रहे थे, संघ परिवार के लोग भी पचा नहीं पाए, लेकिन वो तो दूसरी बात है। लेकिन उन्होंने बड़ी सही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई कि एक माइनॉरिटी का नेता होने के बावजूद एक हद तक, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग राष्ट्र बना लिए, हम नहीं बना पाए मेजोरिटी के होने के बावजूद। हमको भी हिंदू राष्ट्र बनाना था, हम नहीं बना पाए, इन्होंने बना लिया। इसलिए प्रणाम करने गए थे मोहम्मद अली जिन्ना को। तो आज लगभग वही परिस्थितियां जो हैं हमको उस तरह की बातें फिर से घर करने लगी हैं, आने लगी हैं और एक खतरे की बिंदु हमारे ऊपर मंडरा रही है। चुनाव जीतने के लिए जो डेस्परेशन है और उस चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से दुर्व्यवहार है, जिस तरह से संविधान जो देश को इकट्ठा करने के जो ढांचे बने थे, वो ढांचे इसलिए नहीं बने थे कि कोई संविधान में कुछ कुछ आर्टिकल्स या कुछ वो उसको बना के उसको इकट्ठा करके रख दिया गया था। देखिए इस देश के इकट्ठा होने के एक पीछे मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म में फेडरलिज्म स्वाभाविक रूप से है, नेचुरल है उसमें। अगर फेडरलिज्म नहीं रहेगा तो ये मुल्क टूट जाएगा। और ये फेडरलिज्म को तोड़ रहे हैं, बिल्कुल तोड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से तोड़ रहे हैं। तो एक जो अगला खतरा आने जा रहा है वो खतरा है जो शायद इस देश को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन दिखाए। हमारी यही आकांक्षा है कि जनता इन बहुत गहरे षड्यंत्रों को समझे और इन गहरे षड्यंत्रों की बातचीत इस बार खुलेआम तरीके से होनी चाहिए। और ये एक तौर से इसके बाद शायद ही मौका मिले इस तरह की बातों को और भी मजबूती से कहने का। तो हमारे ख्याल से जनता को इस बार सुनना चाहिए बात, हम लोगों को सुनानी चाहिए बातें और एक फैसला आना चाहिए
जिससे कि ये जो षड्यंत्र और ये जो देश में विभाजन और देश में एक जो झूठ का अर्थशास्त्र जो जुमला अर्थशास्त्र जो बनाया गया है, इसका भी एक पर्दाफाश हो और लोग उसको ठीक ठाक समझ के नई सरकार को चुने। धन्यवाद।